ताकि रेगुलर तो सबसे पहले क्या डिस्कशन, क्या न्यूमेरिकल बिजनेस स्टडीज में पूछे जाते हैं? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हाँ पूछे जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन आपके पास फ्रेम होगा वो सिंपल होगा। देखो वो आपसे है ना ये पूछेंगे, मतलब मैं टिपिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में जा रहा हूँ, और वो आपसे ये पूछेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल लो क्वेश्चन बेसिस पे कि बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर और बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आप क्या एडवाइस करोगे। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर दे विल पुट यू इन द शूज ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, और वो आपसे बोलेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करके दिखाओ और उसके बाद बताओ कि क्या किया जा सकता है। अब जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो एक बात बताओ, क्या आप उस चीज़ का कोई रिजल्ट निकाल पाओगे? नहीं। इसलिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू द न्यूमेरिकल्स, और ये पोर्शन इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड वी वांट टू प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट, कि अगर आ भी जाए तो एकदम से ना हो जैसा 2-3 साल पहले हुआ था बच्चों के साथ, एकदम से देख के घबरा गए थे कि न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया। सो दैट शुड नॉट बी द सिनेरियो। आप उस चीज़ के लिए तैयार हो, वो एक्चुअल में हम चाहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। पहले जल्दी से स्क्रीन पे देख तो लेना कि वो पूछ क्या रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया जो नॉर्थ ईस्ट लिमिटेड है वो 75 लाख रुपीस की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, हमें ऐसा कोई बहुत बड़ा शौक तो लगा नहीं कैपिटल देख के। साथ में उन्होंने बोला जो इस पे एक्सपेक्टेड अर्निंग है, यानी वो कहलाती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो एक्सपेक्टेड है वो है 7,50,000 की। ठीक है भाई, हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कोई दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल है 75 लाख की और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 7.5 लाख की। अब एक्चुअल में उनको एडवाइस किया जा रहा है कि मार्केट से ज्यादा डेट उठाया जाए ताकि अर्निंग पर शेयर जो है वो शेयर होल्डर्स की बढ़े, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में, नहीं पढ़ा है 20 डेज प्लेज के अंदर जाके देखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैंने बताया है कि डेट को इंक्लूड करने से जो अर्निंग पर शेयर है, मतलब शेयर होल्डर्स का जो बेनिफिट है वो बढ़ता है, शेयर होल्डर्स की अर्निंग बढ़ती है। तो कंपनी इस फेवर में है कि अगर ज्यादा से ज्यादा डेट लिया जाएगा तो शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसा हर बार होता है? चेक करना जरूरी है। तो हमें यहां पर तो पता चल गया, जब हमने आगे देखा तो बोला गया है कि मार्केट से अगर हम डेट उठाते भी हैं तो हमें 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यह भी समझ में आ गया कि अगर मार्केट से कहीं से भी जाके डेट उठाया भी किसी भी सेंस में तो हमें 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मैं कैसे चेक करूं कि मेरे लिए डेट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? देखो भाई, मैं इन दो के थ्रू ROI निकाल सकता हूं। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कैसे निकालूं? इसका फॉर्मूला होता है ROI का, चलिए साथ में लिखते हैं। तो भाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, वो कितना है? 7.5 लाख का। तो हम यहाँ पे 7,50,000 रुपीज लिख देंगे, दैट इज 7,50,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मींस द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट हैज बीन इन्वेस्टेड, जो कि क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 75 लाख। हम नीचे लिखेंगे 75 लाख और कुछ नहीं है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो हमारे पास जो ROI आया वो एक्चुअल में 10% का आया, मतलब द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज जस्ट 10%। और अगर इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन देखी जाए तो वो 12% की है। और मैंने ये आपको पहले भी सिखाया है कि जब आपके पास इतने रिटर्न्स हैं ही नहीं कि वो आपके इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन को कवर कर सकें, तो डेट लेना तो भाई आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। कंपनी ने क्या देखा जो जनरली ऊपर दिखता है कि नहीं यार, लोग कहते हैं लोग कि डेट लेने से क्या हो जाता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। लेकिन अर्निंग पर शेयर ऐसे नहीं बढ़ती है। अर्निंग पर शेयर के लिए आपको अपनी कंपनी को भी इवैल्यूएट करना चाहिए। और कंपनी के इवैल्यूएशन से क्या सीखा यार, ROI तो सिर्फ 10% का है, सिर्फ 10% का, और आपको करना क्या है, आपको 12% का इंटरेस्ट देना है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन द रिटर्न्स व्हिच यू आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट। प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन ज्यादा है, तो एज अ फाइनेंस मैनेजर आप क्या बोलोगे? भैया दद्दा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब जरा रुक जाओ, मत करो, 12% का इंटरेस्ट देना है, 10% के ROI है, लग जाएंगे आपके, नहीं करिए, मत लीजिए। सो एज अ फाइनेंस एडवाइजर व्हाट यू विल सजेस्ट इज नो, इट इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन, मत करिए ऐसा।
ये हो गया। इसमें आपसे पूछा बिजनेस का क्वेश्चन ही गया, बस ट्विस्ट कर दिया, थोड़े दूसरे तरीके से पूछ लिया। और दूसरा तरीका ये था कि एज अ फाइनेंस मैनेजर आप बताओ। तो अगर इतना आ गया तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार नहीं बिजनेस में न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते हैं, कंडीशनल आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो जो जनरली बहुत ज्यादा पूछा जाता है और 6 मार्क्स की केस स्टडी के अंदर आ सकता है। जो हमने पहले डिस्कस किया वो 3, 4 या 5 मार्क्स के अंदर, 5 तो नहीं बोलूंगा, 3 से 4 मार्क्स के अंदर आ सकता है। और ये वाला जो है ना यार, ये आएगा 6 मार्कर के अंदर। तो जल्दी से एक बार ये क्वेश्चन देखो और फिर अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो भाई वीओ लिमिटेड है उसके पास 60 लाख रुपीस की पहले से ही इक्विटी है और जो अर्निंग पर शेयर हुई थी शेयर होल्डर्स को वो थी 0.50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक। तो अब उन्होंने बोला कि वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने मार्केट से 40 लाख रुपीस का डेट उठाया 10% डिबेंचर्स के थ्रू। ठीक है, 60 लाख की इक्विटी थी, 0.50 का अर्निंग पर शेयर था, 40 लाख रुपए का वो डेट उठाना चाहते हैं मार्केट से और उठा भी लिया है 10% डिबेंचर्स के तौर पे। ठीक है, अब उन्होंने आगे बोला कि करंट ईयर में जो इनकम जनरेट हुई है वो है 8 लाख रुपीस की। ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT बोलो, EBI एंड T बोल लो, जो भी आपको कहना है, ये अर्निंग हुई है। और जो टैक्स लगेगा वो है @ 40% का। बड़ी दुविधा है भाई, जल्दी से करना चालू करें। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास टोटल कैपिटल जो है, अगर मैं सिर्फ कैपिटल को लेके चलता हूं सबसे पहले, तो कैपिटल तो मेरे पास 1 करोड़ की हो चुकी है यार। ये 1 करोड़ की मेरे पास कैपिटल है। ठीक है, जो मुझे उस पर अर्निंग हो रही है वो 8 लाख रुपए की हो रही है। तो मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को लिख लेता हूं यहां पे 8 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको मैं सिखा चुका हूं कि इससे पहले आप मतलब इसमें सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, ROI निकाल लेते हैं भाई। ROI कैसे निकलता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तुम लोग जो भी बोलना चाहो, 8 लाख अपॉन लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी प्लस डेट होता है, ये याद रखना। ये दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है बेटा, और दोनों लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो दोनों पार्ट ऑफ कैपिटल होते हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे डेट हो, दोनों लॉन्ग टर्म के हैं, दोनों पार्ट होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। दोनों को प्लस करके हमने 1 करोड़ जो है वो ले लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। तो हमारे पास जो ROI आया वो आया 8% का। ठीक है यार, ये तो हम समझ गए कि हमारे पास 8% का ROI है। अब क्या, पहले तो यहीं पे आंसर सही तरीके से आ जा रहा है। सही तरीके से कहने का मतलब यह है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है आपको 10% का। ठीक है, और आपका ROI जो आ रहा है, मैं इसको लिख देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में ताकि आपको दिख जाए कि ROI 8% है, 8% it is, and the interest that you have to pay on the debentures is 10%. So it is clearly showing you that actually the firm is having not an edge but a losing side. The only reason is because they are having lesser ROI in comparison to the overall percentage of interest which they have to pay. मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है, रिटर्न्स कम है, तो ये फेवरेबल कंडीशन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। किनके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, उनकी अर्निंग पर शेयर तो कहीं से बढ़ ही नहीं सकती है। ठीक है, फिर भी क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप एज अ फाइनेंस मैनेजर और श्योर करो, पता करो कि अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी या नहीं, हम इसके आगे भी करते हैं। ये लिख लो जल्दी से, मैं आगे इसको रब कर रहा हूं, है ना। ठीक है, जल्दी लिख लेना, पॉज 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 पॉज, या नाइस। ठीक है यार, इतना लिख लिया था। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। वहां तक जाने के लिए सबसे पहले मुझे जो 8 लाख रुपए की अर्निंग हुई है उसमें से ये कहलाई, मैं पहले बता देता हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसमें से मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। 40 लाख का मेरे पास डेट है जिसपे 10% डिबेंचर मतलब 10% का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ये 8 लाख रुपए में से 40 लाख का 10% आएगा 4 लाख। ये तो सीधे सीधे इंटरेस्ट माइनस हो गया। जैसे ही मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट था 4 लाख का, उस पे मुझे 40% का टैक्स माइनस करना पड़ेगा। 4 लाख का 40% कितना होता है, 1,60,000। ये मैंने टैक्स माइनस किया, मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा 2,40,000 का। देख रहे हो गरीबी वाली हालत, 1 करोड़ रुपए लगा के बैठे हुए हो, आखिर में जो हाथ में पैसा बचेगा वो सिर्फ 2,40,000 का बच रहा है। चलो ठीक है, फिर भी हमने सोचा चलो निराश नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2,40,000 जो है ये बटता है शेयर होल्डर्स में,
लेकिन अब आपका सवाल होगा, सर क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स तो दिए ही नहीं है, मतलब सर कैसे निकालें? तो तुम्हें क्या लगता है सीबीएसई अपना पेपर परफेक्ट बनाता होगा? मतलब अगर आपको मालूम हो कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप बुक में जाके देखो, जो भी आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये जो आता है इंटरेस्ट माइनस और टैक्स माइनस करने के बाद, इसमें से क्या करते हैं? सिंपली दो चीजें, इक्विटी उठाओ, उसके शेयर होल्डर्स उठाओ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी कितनी है और उससे रिलेटेड शेयर होल्डर्स कितने हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है उसको डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से। लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ 60 लाख रुपए की इक्विटी दी है, शेयर होल्डर्स तो दिए ही नहीं हुए। चलो यहां तो मेरा वाला क्वेश्चन ऐसा है, बोर्ड में आ गया तो क्या करोगे? क्योंकि कुछ भी नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा, एक बार पार वैल्यू ऑफ शेयर जो होती है ना, पर शेयर वैल्यू जो होती है, पार वैल्यू, एक बार मैं 10 रुपए लेके करता हूं और एक बार मैं 100 रुपए लेके करता हूं। क्योंकि जनरली जो सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं या जो नॉर्मली भी नेचुरली भी आप पूरी बुक्स में देख लो, वो जनरली 10 और 100 रुपए के आसपास रिवॉल्व होती हैं। आप चाहो तो इसके अलावा 100 के अलावा और भी चाहो तो, मैं मतलब किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, 100 के अलावा 25 रुपीज भी ले सकते हो और 50 रुपीज भी ले सकते हो। ठीक है, तो मतलब मैं ये बता रहा हूं, अगर सीबीएसई ऐसा अनोनिमस क्वेश्चन पूछे जहां पे उसने पर शेयर वैल्यू नहीं दिए, तो 10 रुपए के अलावा 100, 25 या 50 रुपए, 125 या 50 रुपीज से एक कंडीशन और पुट कर देना, ताकि सीबीएसई को भी ये लगे कि आप अलर्ट थे, आपको मालूम था कि आपसे पूछा क्या गया है और सिचुएशनल आप आंसर कैसा दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ 2,40,000, अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगा? 60 लाख की टोटल इक्विटी है, डिवाइडेड बाय 10 रुपए पर शेयर की वैल्यू अगर मैं कर दूंगा, तो मेरे पास जो शेयर्स आएंगे वो आ जाएंगे 6 लाख। ये मेरे पास 6 लाख शेयर्स आ चुके हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड बाय क्या कर देता हूं? 6 लाख कर देता हूं। ठीक है भाई, इससे मेरा ईपीएस जो आया वो आया 0.40 का, मतलब ये पिछले वाले ईपीएस से कम है, तो मैंने जो डेट लिया है वो मेरे लिए एक तरीके से एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेज बन गया है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर अपन लेके चलें कि अपन 100 रुपए, भाई मैं तो सिंपल बेसिस पे चलूंगा, 25 मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, 50 मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं तो दूसरी कंडीशन ये रख लेता हूं कि क्योंकि सीबीएसई वीक था, सीबीएसई ने नहीं बताया था पर शेयर होल्डर वैल्यू क्या थी, तो मैं दूसरी वैल्यू 100 ले लेता हूं। अगर मैं 60 लाख दूसरी कंडीशन में ये जो रुपीस इक्विटी दी हुई है डिवाइडेड बाय अगर पर वैल्यू 100 लेता हूं, तो मेरे पास जो शेयर्स आते हैं वो 60,000 शेयर्स आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं 2,40,000 नेक्स्ट करके देखता हूं, यहीं पे कर देते हैं यार अपन, आप इसको लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां पे दोबारा कर देता हूं। ₹4 ईपीएस आया, तो अगर हम 100 रुपए लेके चलेंगे तो दूसरी कंडीशन क्या बोलेगी कि कंपैरेटिवली हमारी अर्निंग पर शेयर 0.50 से 4 रुपीज हो रही है, तो अर्निंग पर शेयर बेसिकली बढ़ रही है। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि इस तरह के जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप उसके लिए तैयार हो सकता है इतना डिटेल क्वेश्चन ना आए, हो सकता है बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, इसके अंदर एक और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी था कि आपको 3 फैक्टर्स और बताने थे जो डेट को ये बताते हैं कि किसी कंपनी के लिए एडवांटेज है। तो वो आप ये बता सकते हो कि आपको उस पर इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है, टैक्स कंसेशंस मिलते हैं, बेसिकली अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, देयर कैन बी कॉस्ट ऑफ डेट बता सकते हो कंपैरेटिवली लोअर होती है। ये सारी चीजें आप इसके अंदर बता सकते हो। आपके पास वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एजेंडा ये था कि आपको अगर न्यूमेरिकल्स आपके सामने आ जाएं तो आप अचानक से घबराओ नहीं। ये जो मैंने बेसिक तरीका बताया है, इस तरीके से ये 2 न्यूमेरिकल्स आपके तैयार हों, इन केस अगर बोर्ड में आ जाता है तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, तो हो गया, बहुत अच्छा रहा भाई लोग। आखिर में सपोर्ट जरूर करना, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना मत जाना, डिसलाइक करना है बिल्कुल डिसलाइक करो, कोई इशू नहीं है। साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, नोटिफिकेशन का घंटा जरूर दबाना। भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है, पता चलता है कि तुम लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको हिट जरूर करना, सो दैट जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं, बहुत सारी चीजें अब आगे लेके आने वाले हैं, तो तुम लोग को अपडेट जरूर मिलते रहे। क्योंकि यार तुम लोग 12th पास कर जाओगे, तुम्हारे लिए और भी तो कंटेंट लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे, तो बिल्कुल अपडेटेड रहना। साथ में अगर आपको हमारा मोबाइल कवर चाहिए है जो हम लोगों ने prestune.com पे लॉन्च किया है, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन गो एंड ऑर्डर व्हाटएवर मोबाइल यू आर हैविंग। उसके लिए दूसरी चीज, इफ यू वांट टी-शर्ट्स लाइक दिस,
अगर मर्चेंडाइज पसंद आई, कॉमर्स बाबा की टी-शर्ट्स पसंद आई है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हो, वहां पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। नहीं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप हमारे पास क्वेरीज छोड़ सकते हो अपने एड्रेस के साथ सारी चीजें, और हम आप तक आपकी मर्चेंडाइज डिलीवर करा देंगे। फाइनली एक और चीज, अगर आप कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए पेटीएम लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसपे आप कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव के तहत दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हो। तो तब तक के लिए क्या बोलेंगे, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।